मैं ये चीज मार्केट से कम प्राइस पर नहीं बेच सकता, इससे मार्केट पर बहुत असर पड़ेगा, सिस्टम ने कहा। अच्छा, तो तुम इतने अच्छे हो? प्रेम पीछे मुड़ गया और उसने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं वरुण से ही खरीद लेता हूं। रुको, मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, सिस्टम ने तुरंत कहा। प्रेम रुक गया। हाँ बोलो। 2% डिस्काउंट। प्रेम वरुण की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। सिस्टम ने दोबारा कहा, 5% डिस्काउंट। प्रेम अभी भी नहीं रुका। 10% डिस्काउंट, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ, सिस्टम ने आखिरी ऑफर देते हुए कहा। ठीक है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीद लूंगा। प्रेम के पास अभी 100 सोने के सिक्के भी नहीं थे। वो वापस रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा। जब प्रेम रेस्टोरेंट के अंदर आया तो यामिनी टेबल साफ कर रही थी। यामिनी प्रेम के सिर पर खड़े बाल देखते ही हंसना चाहती थी। उसे प्रेम के अंदर काफी चेंजेस दिखने लगे। अब प्रेम कमजोर नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। यामिनी प्रेम को लगातार घूरती रही। प्रेम ने स्माइल किया और अब वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर अपने बाल धोना चाहता था। जब प्रेम काउंटर के सामने से निकला तो अगली डकलिंग उड़ गई। उसने चारों तरफ देखा और प्रेम की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। वो बास्केट से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तुम साइकिल से भी नहीं उतर पा रही हो और तुम खुद को बिल्ली कहती हो, प्रेम ने अगली डकलिंग से कहा। पहले काउंटर पर कूदो, फिर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। बिल्ली ने काउंटर की तरफ देखा और फिर म्याऊं किया। कूदो या बास्केट में ही बैठी रहो, प्रेम ने कहा। और वो सोचने लगा, मुझे एक बार रिया को देखना पड़ेगा कि वो बिल्ली का ख्याल कैसे रखती है। मैं इसे ठीक से नहीं संभाल सकता। मुझे नहीं पता कि ये बिल्ली है या नहीं, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता। अगली डकलिंग ने हिम्मत जुटाई और काउंटर की तरफ कूदी। वो जाकर सीधे काउंटर में लगी और जमीन पर गिर गई, जहां वो चुपचाप लेटी रही। कांग्रेचुलेशंस, तुम तो नीचे आ गई, प्रेम ने कहा। अगली डकलिंग ने अपने दोनों पंजों से अपने कान बंद कर लिए। प्रेम अब सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसने जाकर शावर लिया और कपड़े बदल लिए। अब वो काफी फ्रेश फील कर रहा था। अब उसे सब कुछ काफी सुंदर लग रहा था। अभी रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं था और सब कुछ साफ और शांत था। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। अगली डकलिंग भी सूरज की ही रोशनी में बैठी हुई थी। प्रेम बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और रिया के आने का इंतजार कर रहा था। यामिनी खिड़की के पास एक टेबल पर बैठी थी। मिनी, क्या तुम डांस करना चाहती हो? प्रेम ने म्यूजिक बॉक्स टेबल पर रखते हुए पूछा। थैंक यू बॉस, उसने खुश होकर जवाब दे दिया। मैं किचन में जाता हूं, मुझे लगता है कि हमारा लंच टाइम काफी बिजी रहेगा, प्रेम ने कहा। और वो सोचने लगा, शायद मैं लंच के बाद 1000 कस्टमर वाला मिशन पूरा कर लूंगा और फिर मेरे लिए नान और बटर पनीर मसाला बनाने की रेसिपी खुल जाएगी। मैं अब नई डिश खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि रिया को भी यह डिश बहुत पसंद आएगी। अब प्रेम काफी ताकतवर हो चुका था और उसे किचन का काम करने में कोई दिक्कत नहीं जा रही थी। उसने राजमा चावल उबालने रख दिए और सब्जियां भी काट ली। जैसे ही प्रेम ने यामिनी को डांस करते हुए देखा, उसे काफी खुशी हुई। प्रेम ने मनी मन कहा, अब मेरे रेस्टोरेंट में काम बढ़ गया है। अब मुझे लगता है कि एक और वेट्रेस रख लेनी चाहिए जो यामिनी की मदद कर सके। एक होटल से थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ा आदमी टेलीस्कोप से श्रुति को देख रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वो काफी होशियार दिख रहा था। योगेश जी, वो श्रुति है ना? विवेक ने धीरे से एक्साइटेड होकर पूछा। विवेक को इतनी इंफॉर्मेशन देकर ही बहुत से पैसे मिल सकते थे और शायद उसका ट्रांसफर वापस टिम्बकटू हो जाता। योगेश ने टेलीस्कोप अलग रखकर कहा, हाँ मैंने उसे देख लिया है, वो श्रुति ही है। लेकिन वो होटल में काम क्यों कर रही है? योगेश ने जब से श्रुति को मारिया रेस्टोरेंट के बाहर देखा था, वो उसका पीछा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि श्रुति उस होटल में क्या कर रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि श्रुति को ऐसी क्या परेशानी थी जो उसे ऐसा काम करना पड़ रहा था। किसी को भी इस बारे में मत बताना, समझ गए? योगेश ने वार्न करते हुए कहा। हाँ योगेश जी, विवेक ने जवाब दिया। योगेश यहाँ का एम्बेसडर था। वो सारे बोनों के लिए ककाओ गांव में काम करता था और वो एक 7वें लेवल का मैजिशियन था। थोड़ी देर बाद विवेक ने पूछा, क्या हमें जबरदस्ती इसको ले जाना चाहिए? कितना बोरिंग दिन है, श्रुति ने अपने पैर हिलाते हुए कहा। वो छत के किनारे पर बैठी थी और उसने सफेद कलर की ड्रेस पहनी थी। श्रुति आसमान की तरफ देख रही थी और उसे कुछ पक्षी उड़ते दिख रहे थे। तभी उसे उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज सुनाई दी। उसने अपने पेट को छुआ और कहा, रसमलाई, शाही कबाब, मुझे दोबारा कब ये खाने मिलेंगे? जबरदस्ती उसे ले जाएं? योगेश ने हंसते हुए कहा। तुम्हें लगता है तुम 7वें लेवल की मैजिशियन को हरा सकते हो, और वो भी जो अभी बोनो की रानी बनने वाली हो उसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं योगेश जी। विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए।
विवेक इसके पहले काफी एक्साइटेड फील कर रहा था। एक चौथे लेवल का और एक 7वें लेवल का मैजिशियन श्रुति जैसी टैलेंटेड लड़की को बिना नुकसान पहुंचाए नहीं ले जा सकता था। विवेक ने धीमी आवाज करके कहा, क्या हमें इसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए? योगेश ने कहा, मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा, तुम अगले महीने टिम्बकटू चले जाना। मैंने सुना था कि तुम्हें कहीं नौकरी चाहिए, समझो तुम्हारी नौकरी फिक्स है, योगेश ने कहा। विवेक के चेहरे पर चमक आ गई। थैंक यू योगेश जी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि योगेश श्रुति को ले जाने के पहले ही पैसे देने का क्यों कहा था, लेकिन वो कोई भी फालतू सवाल नहीं पूछना चाहता था। योगेश बहुत पावरफुल मैजिशियन नहीं था, लेकिन उसके पास काफी पैसे थे। उसकी फैमिली बोनो की रानी के खजाने को मैनेज करती थी। श्रुति की फैमिली खाने की चीजें देखती थी और ये दोनों फैमिली ही काफी पावरफुल थी। ऐसी खबरें आई थी कि योगेश के परिवार के एक लड़के की शादी श्रुति से होने वाली थी। 2 फेमस परिवारों में शादी होना काफी कॉमन से बात थी, लेकिन श्रुति अपने घर से भाग गई थी। उनकी फैमिली ने उसके गायब होने के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन तभी रानी हर्षिता ने श्रुति को अपनी गद्दी का वारिस बना दिया। जैसे ही इस बात की खबर फैली, श्रुति के परिवार को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। श्रुति को यह शादी पसंद नहीं था। कोई भी श्रुति की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकता था। इतनी लंबी लाइफ होने के कारण बोनो के पास काफी टाइम होता था, इसलिए कोई भी शादी की जल्दबाजी नहीं करता था। योगेश के परिवार की किस्मत ही खराब थी कि उनके परिवार के लड़के की शादी श्रुति से नहीं हो पाई, वरना वो काफी पावरफुल फैमिली बन सकते थे। जब श्रुति की फैमिली उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि श्रुति रानी की गद्दी की एकमात्र वारिस थी। विवेक को भी इन सब के बारे में पता था, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बता सकता था, वरना उसको इस बात के लिए इनाम नहीं मिलता। चलो चलकर तुम्हारा इनाम ले आए। योगेश ने श्रुति को एक बार और देखा और फिर विवेक के साथ चला गया। बोनो की एम्बेसी में घुसते ही योगेश ने अपनी आईब्रो उठाकर देखा और विवेक भी एक्साइटेड होकर देखने लगा। उन्होंने हमें धोखा दिया है, अब तुम क्या करोगे? विनीत बताओ क्या करोगे? योगेश एक टेबल पर जाकर बैठ गया और लेटर लिखने लगा। विनीत वही आदमी था जिसकी श्रुति से शादी होने वाली थी। प्रेम ने राजमा कुकर से निकालकर अलग रख दिए और वो इतनी सारी सब्जी देखकर स्माइल कर रहा था। उसके हाथ अब थोड़ा दर्द कर रहे थे, लेकिन अब प्रेम की स्पीड बढ़ गई थी। फिर वो रसमलाई बनाने लगा। प्रेम के पास अब काफी बड़े बड़े बर्तन आ गए थे, जिससे वो एक ही बार में बहुत सारा दूध उबाल सकता था। प्रेम ने दूध बर्तन में डाल दिया। रसमलाई की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सिस्टम, कल हमने जिस बारे में बात की थी, अब उस बारे में तुम क्या कहोगे? प्रेम ने सिस्टम से पूछा। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। लकी ड्रॉ में बेटर लक नेक्स्ट टाइम अच्छी चीज है, सिस्टम ने कहा। अच्छी चीज है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल घटिया चीज है, प्रेम ने कहा। मेरे डिजाइन पर सवाल मत उठाना, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें लकी ड्रॉ में स्ट्रेंथ भी मिल सकती है, सिस्टम ने थोड़ा चिढ़कर कहा। ये लकी ड्रॉ बनाया किसने था? प्रेम ने पूछा। मैंने बनाया था। और इसे कंट्रोल कौन करता है? मैं करता हूँ। इसके प्राइस कौन देगा? मैं दूंगा। तो तुमने इसे डिजाइन किया है, तुम सब कुछ हैंडल करते हो, उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम पर पूरा विश्वास करूं? प्रेम ने कहा। सिस्टम चुप हो गया, फिर उसने कहा, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं। अरे मुझे तुम्हारी कसम से कोई लेना देना नहीं है यार, प्रेम ने बीच में इंटरप्ट करके कहा। कोई भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं दिखना चाहिए। अगर तुमने ये लकी ड्रॉ मेरे लिए बनाया है तो इन सब की क्या जरूरत है? हम इसे मेरे दिमाग में खेलेंगे या तुम मेरे लिए असली लकी व्हील भी बना सकते हो। लकी व्हील बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा। प्रेम ने कहा, हाँ तो एक लकी व्हील बनाने के लिए 3 सोने के सिक्के। क्या? रुको, प्रेम ने कहा। तुम्हारे पैसे काट लिए हैं, मैं लकी व्हील बना रहा हूं। प्रेम अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर सोचने लगा, ये तो वाकई लुटेरा है। लेकिन लकी व्हील के इनाम के कंपैरिजन में 3 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं। अब ये लकी व्हील बना रहा है तो शायद ये मुझे बताएगा नहीं कि क्या क्या इनाम मिलने वाले हैं। ये सब सोचते हुए प्रेम ने अब रसमलाई बनाना शुरू कर दिया। लवली, क्या तुम सच कह रही हो? उस रसमलाई से वाकई मेरे चेहरे के निशान गायब हो जाएंगे? एक लड़की ने घोड़ा गाड़ी में डाउट करते हुए पूछा। उस लड़की की आवाज बहुत साफ थी। वो काले रंग की ड्रेस पहने थी और उसने काले रंग की हैट लगाई थी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो थोड़े कर्ली थे। वो लवली की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी। हाँ गरिमा, तुम काफी सुंदर हो। जब भी मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखती हूँ तो मुझे तुम और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। लोग तो तुम्हें देखकर दीवाने हो जाते हैं। लवली ने गरिमा को देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी वजह से तो लोग भाग जाते हैं ना?
गरिमा ने दुखी होकर कहा और अपनी आंखें नीचे झुका ली। अरे नहीं, मेरा भरोसा करो, कुछ दिनों बाद तुम्हें अपना चेहरा इस मास्क से छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लवली ने उसका हाथ और जोर से पकड़कर कहा, तुम्हें मेरे निशान याद हैं? उसने खुश होकर अपनी स्लीव्स ऊपर की और कहा, देखो ये कितने कम हो गए हैं। हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। गरिमा ने चौंक कर कहा, पापा मैं घर आ गई। रिया ने करीब 11:15 पर घर के बाहर खड़े होकर कहा। अगली डकलिंग सो रही थी, लेकिन रिया की आवाज सुनकर वो उठ गई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। रुक जाओ अगली डकलिंग, रिया ने दरवाजे के पीछे से कहा। अगली डकलिंग तुरंत रुक गई और किचन की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। मिनी, इसे टेबल पर रख देना, प्रेम ने शाही कबाब एक प्लेट में रखकर कहा। उसने अपना एप्रॉन उतारा और दरवाजे की तरफ स्माइल करके जाने लगा। पापा, प्रेम के दरवाजा खोलते ही रिया उसके गले लग गई। प्रेम नीचे बैठा और रिया को कस के गले लगा लिया। उसने स्माइल करके रिया को गोल घुमाया और उसे ऊपर उठा लिया और फिर वापस नीचे रख दिया। पापा मुझे वापस उठाओ ना, रिया ने कहा। यह पहली बार था जब रिया को उसके पापा ने इतने ऊपर तक उठाया था। ठीक है, प्रेम ने कहा। रिया की स्माइल से ही प्रेम का मूड काफी अच्छा हो गया। प्रेम के ताकतवर होने की सबसे अच्छी बात यह थी कि अब वो रिया को गोद में उठा सकता था। पहले तो रिया को गोद में लेने से प्रेम के हाथ दर्द करने लगते थे। अगली डकलिंग उनके चारों तरफ म्याऊं म्याऊं करते हुए दौड़ रही थी। वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। इतनी सुंदर बेटी होना वाकई नसीब की बात है, सिद्धार्थ ने अपने दोस्त की तरफ मुड़कर कहा। मुझे तो इससे वाकई जलन होती है, गजाधर ने कहा। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी लड़की नहीं भी हुई तो तुम्हारे पास बच्चा तो होगा, एक और दोस्त ने कहा। या तुम अपने बेटे को लड़की के जैसा भी बड़ा कर सकते हो, एक और दोस्त ने कहा। पूरे 6 मोटे दोस्त एक साथ आए थे और लाइन में खड़े हुए थे। बहुत से कस्टमर्स ने प्रेम को रिया के साथ खेलता देखकर स्माइल किया। प्रेम हैंडसम था, बच्चों को पसंद करता था और एक बहुत अच्छा शेफ था, इसलिए बहुत सी लड़कियां प्रेम की तरफ अट्रैक्ट हो सकती थीं। अगर मैं इससे शादी करूंगी तो मुझे अनलिमिटेड रसमलाई, शाही कबाब, राजमा चावल सब मिलेंगे, एक 14 साल की लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा। वो प्रेम को घूर रही थी और अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। उसके पीछे खड़ी एक हेल्दी औरत ने उसे पीछे घुमाया और खींच के एक जोरदार चांटा मार दिया। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ऐसी चीजें सोचना बंद करो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वो लड़की रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मम्मी का गुस्से से भरा चेहरा देखा, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप खड़ी हो गई। बाकी कस्टमर्स ने स्माइल करना शुरू कर दिया। इस लड़की ने वही कहा था जो आजकल बहुत सी औरतें सोच रही थीं। लेकिन हाँ, इस लड़की की उम्र की लड़कियां ऐसा कभी नहीं कह सकती थीं। वसीम नॉर्मल मीठी पसंद करने वालों की लाइन में सबसे आगे खड़ा था। बहुत मीठी खाने वालों की लाइन में सबसे आगे की जगह आज खाली थी। कोई भी वहां खड़े होने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। अरे बाप रे, रिया तो काफी तेज दौड़ती है, अमित अपनी छड़ी लेकर आगे आया। यह बात बिल्कुल साफ थी कि रिया के साथ साथ आने में अमित को बहुत मुश्किल हुई थी। रिया को वापस लाने के लिए शुक्रिया, प्रेम ने अमित से कहा और रिया को गोद से नीचे उतार दिया। तुम कितने बेकार और बूढ़े हो, वसीम ने कहा। तुम भी मुझसे कुछ कम नहीं हो और हाँ, मुझसे कुछ ज्यादा जवान भी नहीं हो, अमित ने बहुत मीठा पसंद करने वालों की लाइन में आगे लगते हुए कहा। माहौल में फिर से एक बार गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। जब से अमित आया था, बहुत मीठा पसंद करने वालों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी। किसी को भी अमित के सबसे आगे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअली वो सभी एक लीडर के तौर पर अमित के लिए वो जगह खाली करके रखे थे। गरिमा, वो रहा रेस्टोरेंट, लवली ने स्माइल करके कहा। ये जो डिशेस बनाता है वाकई कमाल की हैं। तुम्हें वाकई रसमलाई और शाही कबाब ट्राई करके देखने चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये डिशेस बहुत पसंद आएंगे। लेकिन मैं ज्यादा नहीं खा सकती, गरिमा ने प्रेम को देखकर कहा और सोचने लगी, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। उसे अपने पापा की याद आ गई। बचपन में उसके पापा भी उसे ऐसे ही उठाते थे। जब से उसके चेहरे पर ये निशान आए थे, वो लोगों से दूर रहने लगी थी। वो अपने चेहरे पर हमेशा मास्क पहनती थी और अब तो वो अपने पापा के सामने भी मास्क ही पहनती थी। उसके पापा अभी भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन अब गरिमा को थोड़ी दूरी महसूस होने लगी थी क्योंकि उसने अपने पापा को बहुत दिनों से स्माइल करते हुए नहीं देखा था। लवली ने स्माइल करके कहा, मुझे भी यही लगता था कि मैं ज्यादा नहीं खा सकती, लेकिन मैंने जब से यहां फूड ट्राई किया है
तब से ये बात बिल्कुल बदल चुकी है। फिर लवली सोचने लगी, मुझे इसे यहाँ के फूड के बारे में कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। ये फूड ही अपनी पहचान बताने के लिए काफी है। देखिए, अभी हमारा रेस्टोरेंट खुला नहीं है, प्लीज आप लोग थोड़ी देर तक और वेट कीजिए, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम किसी की भी बहस के बीच में आना नहीं चाहता था। उसने रिया का हाथ पकड़ा और अंदर आ गया। बाद में मिलते हैं मास्टर आधी दाढ़ी वाले और मास्टर कछुआ, उसने अमित और वसीम से कहा। उसने अगली डकलिंग को गोद में उठाया और फिर उससे पूछा, क्या तुमने मुझे याद किया अगली डकलिंग? बिल्ली ने सिर हिलाकर मियाऊ कहा। वो काफी खुश थी। प्रेम ने दरवाजा बंद कर दिया और बिल्ली को सरप्राइज होकर देखने लगा। बिल्ली को रिया की सारी बातें समझ में आती थी। पापा, जब मैं यहां नहीं थी तो ये अच्छे से तो रही ना? रिया ने प्रेम से पूछा। प्रेम ने दोबारा बिल्ली को देखा जो उसे लगातार घूर रही थी। हाँ, ये अच्छे से रही, प्रेम ने स्माइल करके कहा। रिया बिल्ली की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने पापा को परेशान नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें लंच में रसमलाई के 2 बोल्स मिलेंगे और तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्ली ये सुनते ही बिल्कुल खुश हो गई। उसने अपना चेहरा रिया के हाथों में रगड़ा और उसकी उंगलियां चाटने लगी। और ज्यादा मोटी मत होना, वरना तुम्हें मैं गोद में नहीं उठाऊंगी, रिया ने वॉर्न करते हुए कहा। अगली डकलिंग ने प्यार से म्याऊं कर दिया। अगली डकलिंग के बोल काफी छोटे थे, इसलिए उसे 2 बोल्स रसमलाई देने में कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्ली टेबल पर रखे बोल्स को घूर रही थी। प्रेम अगर बिल्ली को नॉर्मल बोल्स में रसमलाई देता तो वो जल्दी ही मोटी हो जाती। प्रेम ने बिल्ली के लिए 2 बोल्स रसमलाई बनाई, एक बहुत मीठी और एक नॉर्मल मीठी, और उसने थोड़े से शाही कबाब भी बिल्ली को दे दिए। बहुत से कस्टमर्स ने जब देखा कि बिल्ली को उनसे भी ज्यादा खाना मिलता है तो उन लोगों को एक दूसरे पर बहुत शर्म आई। यामिनी राजमा चावल लेकर खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मिनी, तुम काउंटर के पीछे जाकर अपना राजमा चावल खा लो, प्रेम ने कहा, और अगली बार खिड़की के कवर को नीचे कर देना। ठीक है बॉस। यामिनी काउंटर के पीछे गई और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने राजमा चावल खाए उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी पूंछ फिर से बाहर आ गई जो आगे पीछे हिलने लगी। अगली डकलिंग काउंटर के बगल में बैठकर खा रही थी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और यामिनी की पूंछ को देखने लगी। थोड़ी देर बाद अगली डकलिंग वापस अपना खाना खाने लगी। पापा, मिनी दीदी की पूंछ वापस आ गई है, वो उसे छुपाने की कोशिश क्यों करती हैं? रिया ने पूछा। बेटा, वो उसकी चॉइस है, हमें उसकी चॉइस की इज्जत करनी चाहिए, प्रेम ने रिया से कहा। रिया अभी हाथ में पानी का ग्लास पकड़े थी। प्रेम ने रिया से पूछा, तुम अभी खाना चाहोगी या बाद में? मैं बाद में खाऊंगी। मुझे खाता देखकर लोगों के जो एक्सप्रेशंस बनते हैं मुझे वो देखना बहुत पसंद है, रिया ने कहा। ठीक है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। बहुत से लोग जो पहली बार रेस्टोरेंट आए होते हैं वो रिया को खाता देखकर खुद को रोक नहीं पाते। प्रेम ने अपने शाही कबाब की एक बाइट खाई और रिया से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें आज स्कूल में मजा तो आया ना? तुमने जादू करना सीखा? रिया ने ना में सिर हिलाया और थोड़ी डिसअपॉइंट दिखने लगी। नहीं, मास्टर आधी दाढ़ी वाले ने कहा कि वो मुझे जादू करना कल सिखाएंगे। उन्होंने मुझे बस थ्योरी पढ़ाई। फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, लेकिन मैंने क्लास के बाद साक्षी के साथ खूब खेला। यह सुनकर प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा। अच्छा, वो तुम्हें वैसे जो भी सिखाते हैं ना वो याद रखना और क्लास में अच्छे से रहना। तुम क्लास के बाद जितना चाहो उतना खेल सकती हो, रिया ने सिर हिलाया। ठीक है पापा। जैसे ही प्रेम ने अपना लंच खत्म किया उसने रिया के लिए 2 बोल्स रसमलाई और 1 प्लेट राजमा चावल बनाए। उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। आप सभी का यहां पर स्वागत है, प्लीज अंदर आ जाइए। कस्टमर्स रसमलाई के फ्लेवर्स के ऊपर बहस कर रहे थे। दरवाजा खुलते ही उनकी बहस बंद हो गई। अमित और वसीम साथ साथ अंदर आए। 1 प्लेट बहुत मीठी रसमलाई, अमित ने कहा। 1 प्लेट नॉर्मल मीठी रसमलाई, ठीक उसी समय वसीम ने कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। बहुत से कस्टमर्स अमित और वसीम जैसे ही अंदर आए थे। हालांकि सिद्धार्थ और उसके दोस्त एक एक करके घर के अंदर आए थे क्योंकि वो बहुत मोटे थे। ये बहुत मीठा पसंद करने वालों की एक जीत के जैसे थे। प्रेम स्माइल ना करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने काले कपड़ों में और काली हैट में एक लड़की को देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी उसे ही देख रहे थे। ये अपने आप को पूरा कवर किए हुए है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी। या तो ये बहुत सुंदर है या एकदम बदसूरत। ये अपने चेहरे पर मास्क पहनती है, इसका मतलब ये लोगों का अटेंशन अपनी तरफ नहीं लाना चाहती। लेकिन शायद ये भूल गई है आदमी कितने क्यूरियस होते हैं। ऐसे में तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ और ज्यादा खींच रही है, प्रेम ने मन ही मन सोचा। फिर प्रेम ने लवली को इस लड़की के पीछे देखा।
लवली ने प्रेम पर काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था, क्योंकि एक और रसमलाई का बोल खरीदने के लिए लवली ने 10 गुना प्राइस देने को कहा था। प्रेम समझ गया कि लवली के साथ ही ये लड़की आई है। वो भी रसमलाई का यूज अपने निशान मिटाने के लिए ही करना चाहती है। प्रेम ने लवली को देखकर स्माइल किया और फिर बाकी कस्टमर्स को देखकर भी स्माइल करने लगा। गरिमा ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। उसने इससे पहले किसी भी आदमी को इतने लंबे समय तक नहीं घूरा था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसे अपनी बॉडी को कवर नहीं करना पड़ेगा और ना ही फेस पर मास्क लगाना पड़ेगा, प्रेम ने किचन में जाते हुए सोचा। अब यामिनी कस्टमर्स को ग्रीट कर रही थी। प्रेम ने एप्रॉन पहना, हाथ धोए और कुकिंग स्टार्ट कर दी। गरिमा ने अपना चेहरा ऊपर किया और फिर से अंदर आने लगी। उसने किचन की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बांध ली। मास्क की वजह से उसके एक्सप्रेशंस छुप गए। उसने गहरी सांस ली और खुशबू पहचानने की कोशिश की। उसे यह खुशबू जानी पहचानी सी लगी, लेकिन इस खुशबू में कुछ तो बात थी जो उसे अपनी तरफ इनवाइट कर रही थी। हम यहां बैठेंगे, लवली ने टेबल की ओर इशारा करके कहा। गरिमा ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो दोनों वहां पर बैठ गईं। यह रेस्टोरेंट काफी बिजी रहता है, तुम तो देख ही सकती हो, लवली ने धीरे से कहा। शायद हमें और लोगों के साथ टेबल शेयर करना पड़ सकता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरिमा ने कहा और चारों तरफ क्यूरियस होकर देखने लगी। वो यूं तो काफी कम बाहर खाना खाने जाती थी, पर जब भी जाती थी तो एक प्राइवेट डाइनिंग रूम बुक करती थी। उसने कभी भी इतने सारे लोगों के बीच बैठकर नहीं खाया था। लवली उसकी कजन थे और उसने गरिमा को बड़े होते देखा था। वो हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती की बात करती थी और हमेशा उसकी बातें भी सुनती थी, क्योंकि गरिमा के ज्यादा दोस्त नहीं थे। लवली अपने खुद की बॉडी पर निशान होने के बाद भी गरिमा को एनकरेज करती थी। जब लवली ने गरिमा को बताया कि उसे निशान गायब करने का तरीका मिल गया है, तो गरिमा काफी एक्साइटेड हो गई। वो थोड़ा डाउट में थी, क्योंकि उसने कई सारे डॉक्टर्स और मैजिशियंस को भी दिखाया था और सभी फेल हुए थे। लेकिन वो ये कोशिश भी करना चाहती थी, भले ही इस बार उसे ठीक होने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। वो अपनी सारी जिंदगी ये मास्क पहनकर गुजारना नहीं चाहती थी। हेलो, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यामिनी ने स्माइल करके पूछा। उसे गरिमा को देखकर काफी क्यूरियोसिटी हुई। लवली ने मेनू खोला और गरिमा के सामने रख दिया और फिर कहा, तुम क्या खाना चाहोगी? मैं तो यहां नॉर्मल मीठी रसमलाई खाती हूं। गरिमा ने मेनू की तरफ देखा और उसे काफी सरप्राइज हुआ। वो बाहर ज्यादा खाती नहीं थी, लेकिन उसने फूड के प्राइसेस के बारे में काफी किताबें पढ़ी थीं। गरिमा सोचने लगी, इनकी डिशेस तो काफी महंगी हैं, लेकिन अगर रसमलाई मैजिकल है तो ये इतनी भी महंगी नहीं है। इसकी कीमत तो 10,000 सोने के सिक्के भी हो सकती थी और इसके पीछे तो मैं अपनी पूरी दौलत भी लुटा सकती हूं। मैं नॉर्मल मीठी रसमलाई और 2 प्लेट शाही कबाब लूंगी, लवली ने कहा। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, यामिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम इतना ज्यादा खाओगी? गरिमा ने पूछा। 1 प्लेट शाही कबाब तुम्हारे लिए हैं। देखो वो छोटी लड़की दिख रही है, वो ओनर की लड़की है, लवली ने स्माइल करते हुए कहा। रिया काउंटर के सामने बैठी हुई थी। उसके सामने 2 बोल्स रखे थे और 1 प्लेट राजमा चावल भी थे। वो काफी छोटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ये सारा खाना अकेले ही खाने वाली थी। रिया काफी क्यूट लग रही थी। रिया को रसमलाई और राजमा चावल खाते देखकर गरिमा के मुंह में पानी आ गया। हालांकि गरिमा केवल ऐसी नहीं थी, बल्कि वहां बैठे सारे लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और रिया को देखकर सभी के मुंह में पानी आ रहा था और पेट में चूहे कूद रहे थे। थोड़ी देर बाद यामिनी ने ऑर्डर सर्व करना शुरू कर दिया। डिशेस की खुशबू हवा में घुल गई थी। यह खुशबू सूंघकर गरिमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बहुत कम खाती थी और उसमें भी ना तो वो कोई फल खाती थी और ना ही कोई खास चीज। वो इतनी फूडी नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू सूंघकर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने किसी कस्टमर की टेबल पर चावल के ऊपर राजमा देखे। फिर 2 औरतें उनकी टेबल पर आकर बैठ गईं, क्योंकि अब ज्यादा सीट खाली नहीं थी। गरिमा को अजनबी लोगों के साथ टेबल शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने फिर भी खुद को लकी समझा कि वो औरतें ना तो कोई डीमंस थीं और ना ही किसी और स्पीशीज की। वो इंसान थीं। आपकी रसमलाई प्लीज एंजॉय कीजिए, यामिनी ने लवली और गरिमा के सामने 2 बोल्स रखते हुए कहा। गरिमा ने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू। यामिनी की स्माइल देखकर उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया था। गरिमा भी थोड़ी क्यूरियस हो गई और सोचने लगी, एक आधी राक्षस की स्माइल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। यूर वेलकम,
यामिनी ने कहा, और वो बाकी लोगों को सर्व करने चले गई। जल्दी खाओ, अब खुद को इतना भी मत रोको, लवली ने स्माइल करके कहा। उसे समझ आ गया था कि गरिमा के अंदर कुछ तो चेंज आ गया था। गरिमा अभी बस 18 साल की थी, लेकिन अपने निशानों के कारण वो अभी से अंदर ही अंदर मर रही थी। गरिमा और उसकी खुशी के बीच में बस उसके चेहरे के निशान थे। लवली ने चम्मच भरकर रसमलाई अपने मुंह में रख ली और अपनी आंखें बंद करके स्माइल करने लगी। रसमलाई उसके मुंह में अपने आप पिघल रही थी। लवली इसके अलावा भी और रसमलाई खाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसे एक ही बोल रसमलाई मिल सकती थी। गरिमा ने लवली की तरफ देखा और फिर अपने सामने रखे बोल की तरफ। रसमलाई काफी ताजा दिख रही थी और उसमें अच्छी गार्निशिंग की गई थी। उसके सामने जैसा बोल रखा था वैसा बोल उसके घर में बस एक जोड़ी ही था। बोल्स करूर में बनाए जाते थे। उसके पापा को बोल्स बहुत पसंद थे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आता था तभी उनका यूज किया जाता था। पिछले साल जब उसके भाई ने एक बोल तोड़ दिया था, तब गरिमा के पापा ने उसे घुटनों पर 1 घंटे बैठा कर रखा था और बहुत दिन तक उससे बात भी नहीं की थी। लेकिन प्रेम फूड सर्व करने के लिए ऐसे शानदार बोल्स का इस्तेमाल करता था। गरिमा को रेस्टों की सजावट देखकर ही समझ में आ गया था कि प्रेम काफी खर्चीला इंसान था और वो डेकोरेशन पर काफी खर्च करता था। गरिमा ने चम्मच उठाई और रसमलाई अपने मुंह में रखने तैयार हो गई। वो अपना मास्क हटाने से पहले थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन उसने इतनी बारीकी से यह काम किया कि उसका कोई निशान नहीं दिखा। रसमलाई उसके मुंह में तुरंत ही घुल गई। उसके मुंह में मिठास घुल रही थी। गरिमा की आंखों में चमक आ गई और वो सोचने लगी, ये कितनी मीठी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने शहद खा लिया हो। ये किस चीज की बनी है और इसे कैसे बनाया है? मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं खाई। ये वाकई कमाल की है। गरिमा ने एक और बाइट ली, फिर एक और फिर एक और। वो स्माइल करने लगी। हमेशा सख्त रहने वाली लड़की आज एक डिश के कारण स्माइल कर रही थी। अब भले ही इस डिश से उसके निशान गायब हो या ना हो, लेकिन इतना अच्छा फूड खाकर उसका यहां तक आना ठीक रहा था। उसे कभी भी कोई डिश खाते समय इतना अच्छा नहीं लगा था और उसने ना ही कभी इतने अच्छे से स्माइल किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को स्माइल करने से रोक ही नहीं पा रही थी। यह बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली खुशी थी। गरिमा को लगने लगा था जैसे वो केवल इस डिश के लिए जिंदा रह सकती है और उसे इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं थी। गरिमा को खाता देखकर लवली भी स्माइल करने लगी। गरिमा की चम्मच बोल में टकराई, फिर उसने अपना सिर ऊपर किया। वाह, ये काफी अच्छी थी। क्या मुझे एक बॉल और मिल सकती है? उसने लवली से पूछा। लवली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ये एक जन को एक बार में सिर्फ एक ही बोल सर्व करते हैं। मैंने कल इस आदमी को 10 गुना प्राइस देने को ऑफर किया, लेकिन तब भी इसने मुझे मना कर दिया। और तो और उसने 2 पावरफुल मैजिशियंस तक को मना कर दिया था। फिर लवली रिया की तरफ मुड़ी और उसने कहा, रिया के अलावा किसी को भी 2 बोल्स नहीं मिलते। गरिमा को थोड़ा झटका लगा क्योंकि प्रेम थोड़ा अलग था। तभी गरिमा को अपना लेफ्ट गाल थोड़ा ठंडा लगा, जैसे किसी ने उस पर बर्फ लगा दी हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रसमलाई अपना काम कर रहे थे। गरिमा के हाथ एक्साइटमेंट में कांप रहे थे। उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाकर अपने गालों को छुआ। उसे अपने गाल काफी ठंडे लग रहे थे। उसे अभी यह भी नहीं पता था कि उसके निशान अभी गायब हुए थे या नहीं। वो चाहती थी कि कोई उसे एक मिरर दे दे। ये ठंडा है ना, बताओ ना, लवली ने धीरे से पूछा। गरिमा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ये ठंडा है। गरिमा अब काफी एक्साइटेड थी। लवली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्किन रिपेयर हो रही है। ऐसा 10 मिनट तक होगा। लवली के भी हाथ और बॉडी में ठंडक महसूस हो रही थी। ठीक है, गरिमा ने लवली को देखकर कहा। गरिमा खुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसके निशान गायब होने वाले थे, इसलिए उसका दिल एक्साइटमेंट के कारण उछल रहा था। आपके शाही कबाब प्लीज एंजॉय कीजिए। यामिनी ने 2 प्लेट लवली और गरिमा के सामने रखकर कहा और खाली बोल्स अपने साथ लेकर चली गई। ये क्या है? गरिमा ने क्यूरियस होकर पूछा। वो अपने सामने रखे कलरफुल शाही कबाब को देख रही थी। अब उसे अपने चेहरे के निशानों की चिंता नहीं थी। लवली ने स्माइल करके कहा, ये शाही कबाब है। हमारी लिटिल ओनर इसे रेनबो शाही कबाब कहती है। लवली ने एक शाही कबाब खा लिया। लवली को अब इस टेस्टी खाने की आदत हो गई थी और अगर वो ऐसे ही रसमलाई खाती रहे तो उसके निशान भी बहुत जल्द गायब हो सकते थे। उसकी स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट और सफेद हो सकती थी।
उसने सोच लिया था कि अब वो डेली यहाँ आकर रसमलाई खाएगी ताकि उसके निशान बिल्कुल गायब हो जाएं। रसमलाई किसी भी स्किन क्रीम से ज्यादा असर दिखा रही थी। गरिमा ने एक फोक उठाया और थोड़ी देर को रुकी रही और सोचने लगी, इसके हाथों में तो जादू है। इसने हर चीज को इतना बारीक कैसे काटा है और ये बिल्कुल एक जैसे साइज की है। इन्हें काफी अच्छे से मिलाया है। यार ये डिश कितनी सुंदर दिख रही है। क्यूरियस होकर गरिमा ने शाही कबाब मुंह में रख लिया। वो स्माइल करने लगी। ये डिश रसमलाई से काफी अलग थी लेकिन उतनी ही डिलीशियस थी। इस डिश का हर इंग्रेडिएंट अपने आप में बहुत टेस्टी था और एक साथ कंबाइन होकर वो और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। गरिमा के टेस्ट बर्ड्स खुशी से नाच रहे थे। गरिमा को यह डिश भी काफी टेस्टी लगी थी। गरिमा ने अपनी आंखें खोली। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज इस रेस्टोरेंट में ये डिशेस खाकर फूड के बारे में उसकी सारी थिंकिंग ही बदल गई थी। वो सोचती थी कि लोग जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं, पर आज उसे समझ आ गया था कि लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे ही उसने शाही कबाब गटका, उसकी बॉडी में एक वार्म करंट दौड़ने लगा जो उसकी बॉडी को काफी सूदिंग बना रहा था। उसने एक और बाइट ली। ऑर्डर करने के पहले गरिमा ने क्या कहा था वो बिल्कुल भूल गई। गरिमा बहुत कम खाने वाली लड़की थी, लेकिन अब वो ऐसा फील कर रही थी जैसे उसे इसके बाद एक प्लेट शाही कबाब और चाहिए थे। लवली गरिमा को इतनी शांति से खाता देखकर काफी खुश हो रही थी। लवली गरिमा से काफी बड़ी थी। उसे अभी भी याद था जब वो पहली बार गरिमा से मिली थी तो वो रिया जितनी ही क्यूट थी। गरिमा उस टाइम ककाओ गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अगर उसके चेहरे पर ये निशान ना आए होते तो वो अभी भी काफी खूबसूरत होती। लवली के हाथों पर भी ऐसे ही निशान थे, इसलिए वो गरिमा का दर्द समझ सकती थी। इतने सालों से लवली गरिमा को एनकरेज कर रही थी। वो हमेशा इन निशानों को दूर करने में मदद करती थी, लेकिन वो इस काम में लगातार फेल होती रही। लेकिन अब गरिमा को इतना खुश होकर खाते देखकर वो काफी राहत महसूस कर रही थी। प्रेम ने गरिमा को देखा और स्माइल करके सोचने लगा, मुझे नहीं पता कि ये फूड इसकी कोई मदद कर पाएगा या नहीं, लेकिन चलो कम से कम ये अपना फूड तो एंजॉय कर रही है। मुबारक हो, 1000 कस्टमर्स लाने का तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, सिस्टम ने कहा। अब तुम्हारे लिए बटर मसाला और नान की रेसिपी अनलॉक कर दी जाएगी। तभी प्रेम के दिमाग में एक एक्सपीरियंस बैग दिखने लगा। अब प्रेम के पास एक कंप्लीट मील वाली डिश आ गई थी। वो जल्दी से जल्दी उस बैग को टच करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे रात का इंतजार करना पड़ेगा। आप क्यों स्माइल कर रहे हैं पापा? रिया ने अपना बोल हाथ में लेकर पूछा। मैं कल नई डिश बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया और शाही कबाब बनाने लगा। अब प्रेम काफी ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो किचन में बहुत जल्दी जल्दी काम कर पा रहा था। अब उसके लिए सब्जियां काटने से लेकर बाकी काम काफी आसान हो गए थे। कुकिंग उसके लिए काफी आसान बन चुका था। रिया की आंखें खुशी से भर आईं। वाह, एक नई डिश! रिया ने ताली बजाकर कहा। क्या ये 56 भोग है? उसने पूछा और प्रेम को बड़ी उम्मीद से देखने लगी। यामिनी भी किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर प्रेम को देख रही थी। वो काफी एक्साइटेड थी। प्रेम के कुकिंग स्किल्स से वो काफी इंप्रेस हो गई थी। यामिनी वैसे तो बचपन से ही किचन में बड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाकी बॉस काफी बेकार आदमी थे, लेकिन प्रेम बहुत अच्छा था। शायद ये अपने फूड से दुनिया को बदल देगा। ये और इसका ये रेस्टोरेंट दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, यामिनी ने मन में सोचा। नहीं बेटा, 56 भोग में बहुत सारी डिशेस आती हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनाते हैं, प्रेम ने नाम में सिर हिलाते हुए रिया से कहा। रिया को अभी भी प्रेम का प्रॉमिस याद था। ये एक अलग डिश है, तुम्हें ये वाकई पसंद आएगी और मैं कल तुम्हें ये बनाकर खिलाऊंगा, प्रेम ने कहा। रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो एक्साइटमेंट से चमकने लगी। उसे प्रेम की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा था और उसके मुंह में पानी आ गया था। यामिनी को लगा जैसे प्रेम की नई डिश काफी महंगी होने वाली थी। उसने शाही कबाब के 2 प्लेट्स और रसमलाई के 2 बोल्स ट्रे में रख लिए और बाहर चली गई। प्रेम अब और भी तेजी से खाना बना रहा था, इसलिए यामिनी को भी तेजी से ही काम करना पड़ रहा था। भले ही यामिनी काफी ताकतवर थी, लेकिन ऑर्डर लेना, सर्व करना और फिर सफाई करना उसके लिए थोड़ा थकान भरा हो गया था। ये मीठी रसमलाई तो बहुत शानदार है। वेट्रेस, मुझे 1 बॉल और दे दो, 40 साल के एक बिजनेसमैन ने अपना खाली बोल नीचे रखते हुए कहा। सभी कस्टमर्स को पता था कि इस बिजनेसमैन को रसमलाई का एक और बोल नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्माइल करने लगे। यामिनी ने ना में सिर हिलाकर फूड सर्व करते हुए कहा, मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन रसमलाई सभी कस्टमर्स के लिए लिमिटेड है। मैं इसके लिए डबल पे करूंगा, मैं बहुत अमीर हूं, गौरव ने कहा और अपना पर्स निकालकर टेबल पर रख दिया। गौरव यामिनी को घूरकर सोचने लगा, मुझे मना करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई?
ये तो एक आधी राक्षस है। यामिनी थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन उसे काफी अच्छे से पता था कि अब उसे क्या करना है। वो प्रेम को इतने छोटे से मैटर के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। माफ कीजिए, लेकिन ये यहाँ का रूल है, यामिनी ने बहादुरी से कहा। अच्छा, तो अब तुम मुझसे रूल की बातें करोगी? मैं इस जगह का सबसे बड़ा घड़ी का व्यापारी हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बोर्ड मेंबर हूँ। मेरे पास वीटो पावर है। अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट भी इससे जुड़ना चाहता है तो मैं उसे जोड़ सकता हूँ, लेकिन हम वेट्रेस के तौर पर हाफ ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ओनर को भी अच्छे से रहना पड़ता है, वरना उस पर भी फाइन लगा दिया जाता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बॉस पर फाइन लग जाए? गौरव ने गुस्से में कहा। यामिनी डर गई थी, इसलिए वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि उसके पिछले बॉस उसे क्यों मारते थे, क्योंकि उसके पिछले बॉसेस भी ऐसे ही किसी बोर्ड के मेंबर थे और इन लोगों को हाफ ब्लड से नफरत रहती थी। यामिनी अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ काफी इज्जत मिलती थी और उसे सभी पहचानते भी थे, और ना ही वो अपने बॉस को फाइन लगवाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए मुझे इतने सालों से चौराहे के किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी हाफ ब्लड वेटर्स नहीं मिल रही है। मुझे तो इस रूल के बारे में पहले ही पता था। कुछ हाफ ब्लड तो वाकई भयानक दिखते हैं, लेकिन सभी नहीं दिखते। इस रेस्टोरेंट की लिटिल ओनर और मिनी तो काफी खूबसूरत हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रेम अब इसे ज्यादा दिन तक यहाँ रखेगा। मैंने सुना है कि हर 3 में से 1 दुकान ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़ पाती है, और वो काफी पॉपुलर होती है, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाता है। अब वो हर साल बस 10 मेंबर को ही अलाउ करते हैं, और बहुत सारे शॉप वाले इससे जुड़ना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है, ये कितनी मेहनत से काम कर रही थी, और मैं इसका बॉस होता तो मैं इसे कभी नहीं निकालता। कुछ कस्टमर्स फुसफुसाकर बात कर रहे थे और यामिनी को देख रहे थे। लेकिन ये तो कितनी अच्छी वेट्रेस है, गरिमा ने धीरे से कहा। हाँ, लवली ने कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत सी इंपॉर्टेंट फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर चुकी हैं। तुम्हारी और मेरी फैमिली भी इसी में है। ककाओ गांव के सबसे बड़े ऑफिसर का इस ग्रुप पर हाथ है। लवली ने सिंपैथी भरी नजरों से यामिनी को देखते हुए कहा। अगर प्रेम वाकई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसे यामिनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां के रूल वाकई काफी स्ट्रिक्ट थे। गौरव की स्माइल एक डेविल जैसी थी। वह पिछले 30 सालों से बिजनेसमैन था और उसे लोगों की कमजोरी पकड़ना बहुत अच्छे से आता था। उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे मिल जाता था। अब जाओ और मेरे लिए लेकर आओ, गौरव ने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। किचन से एक आवाज आई। सभी लोग किचन की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगे। प्रेम शाही कबाब की एक प्लेट लेकर बाहर आ रहा था। तभी यामिनी मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। बॉस, प्रेम ने शाही कबाब की प्लेट एक कस्टमर के सामने रखी और स्माइल करके बोला, आपकी शाही कबाब। वो कस्टमर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसने कहा, थैंक यू। प्रेम यामिनी के आगे आकर खड़ा हो गया और गौरव को घूरने लगा। सर, रसमलाई एक आदमी के लिए एक मील में एक ही बार सर्व की जाती है, यह हमारा रूल है, प्रेम ने कहा। गौरव को बहुत सरप्राइज हुआ और वो सोचने लगा, यह कितना बेवकूफ है। शायद इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में पता भी नहीं है। इसे कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तुम यहाँ के ओनर हो, है ना? मैं गौरव हूं। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में नहीं सुना है, लेकिन आप हाफ ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहूंगा, प्रेम ने बीच में ही टोकते हुए कहा। गौरव की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर प्रेम ने एक टिश्यू पेपर टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी बेटी आधी बौनी है, लेकिन हम उसकी फोटो को हमारे ट्रेडमार्क के तौर पर यूज कर रहे हैं। देखो, रेस्टोरेंट का नाम दिख रहा है, मारिया रेस्टोरेंट। तुम्हें पता है मैंने इसका नाम ये क्यों रखा है? क्योंकि ये मेरी बेटी के नाम पर है, जिसका नाम रिया है। प्रेम का चेहरा थोड़ा सीरियस दिखने लगा। मैं तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मुझे मतलब भी नहीं है कि ये क्या है। फिर उसने पलटकर कहा, तुम्हें यहां के रूल्स दिख रहे हैं? कोई भी यहां के ओनर या किसी भी एम्प्लॉय को धमकी नहीं दे सकता। मिस्टर गौरव, तुम्हें इस रेस्टोरेंट से बैन किया जाता है, वो भी सारी जिंदगी के लिए। यहां से बाहर निकल जाओ, और हां, अपना बिल पे करना मत भूलना, प्रेम ने बहुत गुस्से से कहा। प्रेम की बात सुनकर गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौराहे पर पिछले 50 सालों से था, और यह पूरे राज्य के सबसे अच्छे ग्रुप्स में से था। प्रेम ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफर ठुकरा दिया था। प्रेम का रेस्टोरेंट खुले अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था,
और आज उसने अपने एक कस्टमर को बैन भी कर दिया था। सिद्धार्थ ये सब बहुत सरप्राइज होकर देख रहा था। उसने एक बार चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपनी जगह खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया था। जब भी वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड मेंबर्स को देखता था, उसे अपना मन मारकर ही रह जाना पड़ता था। वो उन सब की काफी इज्जत करता था, इसलिए उसने यामिनी के फेवर्स में कुछ भी नहीं बोला। मुझे पता है कि प्रेम यामिनी को बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन उसे चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों से ऐसे नहीं भिड़ना चाहिए था, सिद्धार्थ ने सोचा। उसने चेंबर ऑफ कॉमर्स में एंट्री यूं ही ठुकरा दी थी। टॉप 10 बेस्ट फूड चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले ही तो सजेस्ट करते थे। देवी मंदिर वाला कंपटीशन भी उन्हीं के अंडर में चलता था। मुझे नहीं लगता कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। काश मैं इसमें कुछ कर पाता। सिद्धार्थ लगातार प्रेम को देख रहा था। गजाधर भी सोच में पड़ चुका था। गजाधर चेंबर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उनके तलवे नहीं चाट सकता था। गरिमा प्रेम को बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे काफी झटका लगा था। वो मास्क के पीछे से प्रेम को देख रही थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। प्रेम एक अच्छा फादर होने के साथ साथ एक अच्छा बॉस भी था। प्रेम भले ही अभी ताकतवर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि किसी को कंफर्टेबल कैसे करते हैं। प्रेम काफी अलग इंसान था। प्रेम थोड़ा घमंडी भी था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग इंसान था। अगर प्रेम चेंबर ऑफ कॉमर्स ज्वाइन कर लेता तो उसे काफी फायदे हो सकते थे। ककाओ गांव में बहुत से बिजनेसमैन का घर इसी के सहारे चल रहा था। सभी कस्टमर्स सरप्राइज्ड हो गए थे। उन्हें प्रेम का अपने एम्प्लॉय को लेकर यह रवैया काफी अच्छा लगा था, वरना कोई भी इतनी बड़ी चीज के लिए एक आधी राक्षस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं करता। बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें यामिनी की स्माइल काफी पसंद थी। यामिनी की स्माइल से उनका मूड अच्छा हो जाता था। वो नहीं चाहते थे कि यामिनी को जॉब से निकाल दिया जाए। मैं भी वेट्रेस बनना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी ये ऐसे ही प्रोटेक्ट करें, पहले वाली छोटी लड़की ने प्रेम को देखकर कहा। चुपचाप बैठी रहो और खाओ, हेल्दी औरत ने अपनी बच्ची के सिर पर चम्मच मारते हुए कहा। लड़की ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। वो अपना खाना खाती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें प्रेम पर ही टिकी हुई थीं। बहुत से कस्टमर्स अच्छे फूड के कारण ही यहाँ के रूल्स मानते थे। अभी अभी प्रेम ने जो ऑफर ठुकराया था, उससे सभी कस्टमर्स प्रेम की और इज्जत करने लगे थे। गौरव के इतने बड़े ऑफर के बाद भी प्रेम ने अपने रूल्स नहीं बदले थे। थैंक यू बॉस, यामिनी ने प्रेम से कहा। वो अब भी रो रही थी और उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन वो अंदर से काफी खुश थे। अब कोई भी उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता था, ना ही कोई उस पर हंस सकता था। अब यामिनी अकेली नहीं थी। प्रेम हमेशा उसकी साइड लेता था। प्रेम स्माइल करते हुए यामिनी की तरफ मुड़ा और कहा, स्माइल करना भी मत भूलना, ठीक है? हमेशा खुश रहो। उसने एक टिश्यू पेपर उठाया और यामिनी को दे दिया। हाँ बॉस, थैंक यू। उसने प्रेम को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। यामिनी की हिम्मत वापस आ गई थी। उसने टिश्यू पेपर लिया, अपने आंसू पोंछे और स्माइल करने लगी। गौरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यह आदमी इस बात पर बहुत पछताएगा। अब देखो मैं इसके रेस्टों का क्या हाल करता हूं, गौरव ने मन में सोचा। किसी ने भी आज तक गौरव की बेइज्जती नहीं की थी, खासकर जब से वो बोर्ड का मेंबर बना था। उसने अपना पर्स उठाया और कुर्सी को धक्का दिया। ऐसा लगा जैसे कुर्सी डैमेज हो गई थी। एक बोल रसमलाई, एक प्लेट शाही कबाब और एक कुर्सी, इसका टोटल हुआ 18 सोने के सिक्के, रिया ने प्यार से कहा और गौरव को देखने लगी। बिल्ली ने कहा, तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने यहां पर बैठकर खाया है। गौरव ने आगे कहा, मैं कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के बाद पेमेंट नहीं करता हूं, इसलिए यहां से हट जाओ। गौरव ना तो खाने के पैसे देने को तैयार था, ना ही कुर्सी के। सभी कस्टमर्स उसको घूर रहे थे। गौरव रिया को उसके पावरफुल मास्टर्स के सामने धमकी दे रहा था और अब गौरव की हालत खराब होने वाली थी। रिया ने बिल्ली नीचे रखा और अपना हाथ ऊपर करके कहा, चुपचाप अभी पे करो। अमित और वसीम भी मुड़कर गौरव को देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इसे मारना मत रिया, प्रेम ने कहा। प्रेम गौरव के तौर पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। वो सबको दिखाना चाहता था कि उसके रूल्स कैसे काम करते हैं। रिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पापा। गौरव थोड़ा सा चकरा गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो रिया की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक ब्लूइश वॉयलेट आग रिया के हाथों से निकली, जिसकी हाइट करीब आधा मीटर थी। उसकी आग से गौरव के बाल, आईब्रोज और पलकें जल गईं और उसकी शर्ट भी जल गई।
आग अभी भी गौरव की शर्ट में लगी हुई थी। तुम एक मैजिशियन हो, गौरव जोर से चिल्लाया। वो यहां वहां दौड़ रहा था और आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसका पर्स नीचे गिर गया। तभी वो आग फायरबॉल में बदल गई और अब रिया उसे फेंकने ही वाली थी कि प्रेम ने रिया का हाथ पकड़ा और स्माइल करके कहा, बस इतना काफी है। अगर तुम फायरबॉल इस पर फेंकोगी तो वो मर जाएगा। गौरव को उसका सबक मिल चुका था। ठीक है पापा। देखते ही देखते उसकी फायरबॉल गायब हो गई। उसने गौरव का पर्स उठा दिया। बाहर जाते हुए जल्दबाजी में गौरव किसी से टकरा गया और उसे किसी ने जमीन पर धक्का दे दिया। वो जमीन पर लोटने लगा और आग बुझाने लगा। फिर उसने एक राहत की सांस ली। उसकी शर्ट सामने से पूरी तरह जल गई थी। उसके बाल और आईब्रोज भी गायब हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर धुआं जम गया था। उसने अपना मुंह खोला और जिस आदमी ने उसे धक्का दिया था वो उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाई उसने देखा कि 3 गंजे डेमंस उसके सामने खड़े थे। उसने अपना चेहरा डरकर फिर से नीचे कर लिया। इसे क्या हुआ है? निहाल ने पूछा और अपना सिर खुजाने लगा। मुझे लगता है किसी ने इसे आग लगा दी है, निखिल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर निहाल ने निखिल की तारीफ करते हुए कहा, तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो निखिल। शायद इसे हमारी लिटिल ओनर ने जला दिया है, उत्कर्ष ने कहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसने गौरव की तरफ देखकर कहा। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। रिया बाहर आई और गौरव का पर्स वहीं फेंक दिया। मैंने 18 सोने के सिक्के तुम्हारे पर्स से निकाल लिए हैं। जब भी बाहर खाना खाने जाओ तो पेमेंट जरूर किया करो, रिया ने कहा। गौरव ने गुस्से में अपना पर्स उठा लिया, लेकिन वो कुछ भी कहने की जगह चुप रहा। मैं इससे एक न एक दिन बदला जरूर लूंगा, गौरव ने सोचा। हेलो लिटिल ओनर, उत्कर्ष ने कहा। हेलो लिटिल ओनर, उत्कर्ष के बाद निखिल और निहाल ने भी कहा। लावा डीमंस का भविष्य राजमा चावल पर निर्भर करता था, इसलिए वो प्रेम और उसकी बेटी की काफी इज्जत करते थे। हेलो, रिया ने उन तीनों से कहा और फिर वो रेस्टोरेंट में वापस चली गई। गौरव की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसे पता चला कि ये तीनों डीमंस भी उस छोटी सी लड़की से डरते हैं। उत्कर्ष गौरव की तरफ गया और उसे देखकर बोला, तुमने खाना खाकर पैसे नहीं दिए होंगे, है ना? जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखाया, क्या बात है? निखिल और निहाल ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया। वो उत्कर्ष के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। गौरव अपने घुटनों पर ही बैठा था। वो काफी डर गया था। उसने रेस्टोरेंट की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास बात थी। वो वहां से चला गया और अपना चेहरा छुपाए रहा। वो अपनी इज्जत और नहीं गंवाना चाहता था। इस छोटी सी बात के लिए मुझे माफ करना। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, प्रेम ने माफी मांगते हुए सारे कस्टमर से कहा। फिर वो यामिनी की तरफ गया और उससे कहा, मिनी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। थैंक यू बॉस, यामिनी ने धीरे से जवाब दिया। अरे कोई बात नहीं प्रेम, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अरे लेकिन मेरे राजमा चावल तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, सिद्धार्थ ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरी रसमलाई, मेरे शाही कबाब। सारे कस्टमर स्माइल करते हुए अपने अपने ऑर्डर्स का वेट करने लगे। किसी को भी यह नहीं लगा था कि प्रेम ने कुछ गलत किया था। रेस्टोरेंट में वापस से खुशहाली आ गई थी। प्रेम ने भी स्माइल करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, आपके ऑर्डर्स जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। फिर उसने यामिनी के कंधे पर हल्का सा थपथपाया और किचन में चला गया। तभी एक टिंग की आवाज से रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। मारिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, यामिनी ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। मैं आज ही सारे रूल्स याद कर लूंगा। रूल्स? हाँ, मेनू में लिखे रूल्स। मैं खुद को बैन नहीं करवाना चाहता हूं और ना ही यहां से जाना चाहता हूं। हाँ, मैं भी। सिद्धार्थ और उसके दोस्त रूल्स पढ़ने लगे। उन्होंने इतनी पढ़ाई कभी ककाओ स्कूल में भी नहीं की थी। अरे मैंने अभी देखा कि प्रेम ने एक काली नोटबुक में लिखा। सचमुच? अच्छा, तो वो ब्लैक लिस्ट है।